यह है आजमगढ़ के लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी, जो आजमगढ़ को अपना जन्मभूमि मानती हैं और कहती हैं कि यहाँ के नेताओं ने स्थानीय जनता की समस्याओं को समझा होता तो वह इटावा की बहू नहीं बनती। डॉक्टर इंदु चौधरी उसी लालगंज सीट से चुनाव मैदान में हैं जो बसपा के लिए मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने संयुक्त रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बसपा की इस सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने संयुक्त रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बसपा की संगीता आजाद ने 5,18,820 वोट पाकर बीजेपी की नीलम सोनकर के कमल को पूरी तरह से कुचल दिया। मगर कुछ दिनों बाद लालगंज से सांसद संगीता आजाद का हाथी से मोह भंग हो गया और उन्होंने कमल का सुगंध लेने के लिए पीएम मोदी के पास पहुंच गई और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर अपने राजनीतिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने पहुंची। सांसद संगीता आजाद के बीजेपी में जाने पर कयास लगाया जा रहा था कि बसपा लालगंज सीट से पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम को प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन इन सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए बसपा ने लालगंज सीट से प्रोफेसर इंदु चौधरी के नाम पर मुहर। प्रोफेसर इंदु चौधरी अंबेडकर नगर जिले के राजेपुर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। राजेपुर सुल्तानपुर भी कभी आजमगढ़ जिले का ही हिस्सा था। डॉक्टर इंदु चौधरी ने 2007 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इनके पिता मिश्री लाल रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। उनके ससुर राधेश्याम NTPC से इंजीनियर रहे। डॉक्टर इंदु की मां का नाम अनारकली है। 2 बड़े भाई इनके पास है, नवीन रंजन चौधरी जो बैंक में AGM है, तो दूसरे भाई विकास रंजन चौधरी कृषि वैज्ञानिक है। डॉक्टर इंदु चौधरी का विवाह इटावा में हुआ है। पति इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह सामाजिक कार्य करता है। डॉक्टर इंदु चौधरी सालों से बसपा के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर इंदु चौधरी को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले पुरस्कार USA और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड UK से भी मिल चुका है। लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर चुनावी जंग में लोगों को जगा रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के प्रति लोगों को जागरूक किया। जब तो हमारे बीच जो प्रोफेसर साहब हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ जो समाज को जगाने का सोचा कि मैं अकेले तो उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा जिससे कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक बराबर पे लाके खड़ा कर दिया। चाहे औरत हो, चाहे आदमी, चाहे किसी भी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, सबको एक बराबर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन बाबा साहब संविधान लिखने से कि इतना बढ़िया डिग्री लेके बाबा साहब ने सोचा कि मुझे जब अधिकार मिलेगा, मुझे जब संविधान लिखने का मौका मिलेगा, या मैं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ जन्मा व्यक्ति है, वो जब चुनाव में खड़ा हो तो उसके वोट डालने का, जो उसके ऊपर वोट डालने का अधिकार हो, वो केवल उसी के समाज का हो। कितनी बड़ी सोच थी बाबा साहब की कि हमारे समाज में जो व्यक्ति जन्मा, अगर वो नेता बनने के लिए चुनाव में खड़ा होता है तो उसको केवल हमारे ही समाज के लोगों से चुना जाए। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने सोचा अगर इनका नेता इनके वोट से चुना जाएगा तो हमारी पाए लगी कौन करेगा। हमको
साहब कौन बुलाएगा, हमारा घोड़ कौन छुएगा। इसलिए उन लोगों ने बाबा साहब को मजबूर किया और मजबूर करने के बाद आज की जो व्यवस्था है चुनाव की, कि प्रत्याशी हमारी जाति का भी अगर खड़ा होता है तो उस पे सारी जाति के लोग वोट करते हैं। एक बड़ी सोच बाबा साहब की थी, वो नहीं कर पाए, लेकिन वोट के अधिकार के द्वारा और फिर कुछ सीटों की सुरक्षा आपके लिए कर गए। जैसे आज तब एक को दो क्वेश्चन तो बढ़िया जात आगे भाग जाएंगे। ठीक, चलो। हेलो। लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदू चौधरी क्षेत्र में दिन भर जनसंपर्क करती हैं और रात होने पर अपने ही लोगों के साथ भोजन भी करती हैं। वह लोगों को खुद भोजन परोसती हैं और फिर अपने भोजन करती हैं। गांव में खाना खाने के सवाल पर वो कहती हैं कि यह कोई दिखावा नहीं है। पहले भी 12 साल से गांव-गांव में बाबा साहब के मिशन को लेकर वह जाती थी, तब भी इसी तरह लोगों के बीच खाती रही है। देखिए, जो खाना खाना है ये कोई दिखावा नहीं है। हम पहले भी सामाजिक रूप से करीब 12-13 साल से यहाँ गांव-गांव में हम लोग विजिट करते थे बाबा साहब मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के। तब भी हम लोगों के बीच में ही उनसे लेकर के ही खाना खाते थे। तो ये हमारे लिए कोई दिखावा या चुनावी जुमला नहीं है, या चुनावी कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है जिसको हम लेके जनता के बीच में है। हमें जिस भी गाँव में भूख लगती है हम उनसे कहते बहनी जौन बचल हो तन खिया दा। अब बहनी लोग हमारे खिया देनी, अब बहुत निक से खिया देनी। आज तो बाबा साहब की जयंती है, आप लोगों को भी चाहिए तो आज तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना है, पूड़ी बना है, सब्जी बना है, खीर बना है, हलवा बना है। आज तो आप बहुत सारा चीज़ खा सकते हैं। तो ये कोई चुनावी बात नहीं है। हाँ, ये है कि आगे कहती है कि नेता बन जाने या माननीय बन जाने पर कुछ लोगों को जनता के बीच बदबू आने लगती है। हाँ, ये है कि नेता बन जाने के बाद में या हम माननीय बन जाने के बाद में हमारे कुछ सुरखाव के शायद पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जनता के बीच में आप, जिस धूल में आप खेल के बड़े हुए, जिस जनता के बीच से आप पैदा होकर के बाहर गए, उसी जनता के बीच में आपको बदबू आने लगती है। उस जनता के बीच में आपकी कनेक्टिविटी टूटने लगती है। वो कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटेगी अगर आप अपने उसी गाँव के बीच में, लोगों के बीच में रहिए। लेकिन आपको तो पर लग जाते हैं तो आप दिल्ली वाले हो जाते हैं, लंदन वाले हो जाते हैं, मुंबई वाले हो जाते हैं। तो जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपको ये सब प्रोपेगेंडा ही लगेगा। हमारे लिए ये रोजमर्रा का काम है, कोई दिखावा नहीं, कोई नई बात नहीं है। चुनाव में किस तरह की चुनौती है, इस पर वो कहती हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि जमीन पर चलने वाले को गिरने का कोई भय नहीं रहता। गिरने का भय तो उसे रहता है जो हवाई जहाज पर चलता है। जिस वोट की ताकत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस वोट की ताकत को खरीदने वाले भी अब परेशान हो गए। यहाँ तो जनता खुद उन्हें पैसा दे रही है। कितना चुनौतीवान नहीं? कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। देखिए, जो ज़मीन से चढ़ के रहता है उसको कभी गिरने का भय नहीं रहता है। जो ज़मीन पे चलता रहता है, गिरने का भय उसको रहता है जो हवाई जहाज में चलता है या हमेशा उड़ने की कोशिश करता है। हमें ये पता है कि हमारी ताकत मेरी जनता है, और इसी जनता के विश्वास पे बहन जी ने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया है। तो मुझे कभी भी इस बात का भय ही नहीं रहता है कि मैं चुनाव हारूंगी। मुझे हमेशा इस बात का भरोसा रहता है कि जिस वोट की ताकत बाबा साहब हमको दे के गए हैं, उस वोट को खरीदने वाले भी इस बार लालगंज लोकसभा क्या पूरे देश में परेशान होंगे कि ये किस तरीके की नई राजनीति चल रही है। एक नई तरीके की इबारत लिखी जाएगी जहां पे जनता खुद प्रत्याशी को पैसे दे रही है कि बहन जी ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा सहयोग है आपके लिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। कभी आप दिन की रैलियों में आइए, दिन की हम लोगों के कार्यक्रमों में आइए, तो देखिए जनता किस तरीके से कि मुझे अपना दुपट्टा फैलाना पड़ता है क्योंकि हम उस पैसे को हाथ में नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ आज के दौर में प्रत्याशी जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं। यहाँ जनता मुझे ही उल्टा दे रही है पैसे कि बहन जी कौनो चीज के कमी ना होई, तू जा बढ़िया निक से चुनाव लड़ा, बढ़िया जीत के संसद में पहुंचा। बाहरी नेता क्या यहाँ की जनता की समस्याओं को समझ पाएगा? इस तरह की जनता यहाँ पर सवाल कर रही है। तो इस पर डॉक्टर इंदू चौधरी कहती हैं कि स्थानीय नेता अगर यहाँ की समस्याओं को समझता तो मैं आजमगढ़ की बेटी होकर इटावा की बहू नहीं बनती। आगे उन्होंने यहाँ की समस्याओं को सुनाना शुरू कर देती है। उनका कहना है कि जो स्थानीय रहेगा वो स्थानीय समस्या समझेगा, बाहरी कैसे समझ सकता है? स्थानीय अगर स्थानीय समस्या समझता तो ये मैं आजमगढ़ की पैदा हुई बेटी इटावा की बहू नहीं बनती।
ठीक है, हम जब शादी करके जाते हैं ना, स्पेशली महिलाएं शादी करके जाते हैं तो जिस घर में जाते हैं ना उसी घर को अपना घर बना लेते हैं और फिर ये कहा जाता है हम अपने मायके जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, अपने ससुराल को हम अपना घर कहते हैं। तो ये तो मेरी जन्मभूमि है। अब भाई आजमगढ़ में पैदा हुए, अब वो जिला अलग हो जाए तो उसमें ये कैसे कोई कह सकता है कि कोई स्थानीय ही इस समस्या को समझेगा। दूसरी बात, अगर स्थानीय ही इस समस्या को समझता तो मैं तमाम गाँव में जा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं मेरे भाई, जब मैं देखती हूँ कि छपरी के मकान में मेरे लोग रह रहे हैं, एक टाइम का खाना मुश्किल से उनको मिल पा रहा है, गांव में सड़क नहीं है, मेड़ के ऊपर से चल के लोग जा रहे हैं, खेतों के बीच से पतली पतली पगडंडियां लोगों ने बना रखी है, पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल एकदम चौपट पड़ा हुआ है, गांव के बीच में अगर नालियां खुदी हैं तो वो ओपन ही पड़ी हुई हैं। अभी पोखर में देखा आपने, वो नया खुदा हुआ पोखर था जिसमें कुशल गाँव में, जो दीदारगंज विधानसभा में, उसमें 4 बच्चे, 2 बच्चे जिसमें कि एक ही परिवार के थे, एक ही माँ के 2 बच्चे थे, उसका तो पूरी दुनिया उजड़ गई, 4 बच्चे उस पोखर में डूब के मर गए। ये क्यों होता है? हमारी उदासीनता के कारण ही तो। हमें पैसा मिलता है पक्का तालाब बनाने के लिए, हम कच्चा तालाब बना के छोड़ देते हैं, हमारे गांव देहात के बच्चे उसमें जा रहे हैं, नहाने हैं, वो मिट्टी धंस जाती है, हमारा बच्चा उसमें डूब करके, उन बच्चों को नीचे से खोद के निकाला गया। मेरे भाई, ये समस्या जब देखती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि भाई हम कैसे इतने उदासीन हो सकते हैं उनके प्रति जिनके वोट से हम इतने माननीय बन रहे हैं, हवाई जहाज में घूमने की हैसियत औकात रखते हैं।